हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जो सिस्टम है उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर ही कि हाउ टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनमें कैसे स्टेबिलिटी को आप कंपेयर करोगे। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप जो है रेजोनेंस हाइब्रिड कंसीडर करते हो तो उसमें आपसे पूछ देता है विच इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर या मिनिमम कंट्रीब्यूटर बोल देता है। ऐसे भी पूछ सकता है या आपसे फ्रिक्वेंटली पूछ देता है कि विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। तो हम लोग एक पर्टिकुलर मैनर में जाते हैं। एक मैं आपको इसमें ट्रिक भी दे दूंगा जिससे आप इजिली ये याद रख सकते हो कि कैसे हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करेंगे अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन मॉलिक्यूल का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का जो कॉन्सेप्ट जाता है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी पे हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में स्टेबिलिटी को आप कंपेयर करो, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या बोला जाता है, देखना वन बाई वन कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, वन बाई वन क्या बोला जाता है, द आर एस विच कॉन्टेन more number of the RS which contain more number of covalent bond will be more stable, मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा हो गया, ठीक है, दो स्ट्रक्चर में से एक में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आरएस विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल। देखिए इस एग्जांपल को, अब इसलिए ये जो है समझ में आती है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म करता है तो अब इस एनर्जी रिलीज करता है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। तो अगर मान लो आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये समझना बहुत सा सिंपल सा केस में रखता हूं आपके सामने। OCH3 है, ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। ये अपना ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया इस कार्बन को, करेक्ट। इसने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट किया जो कि कुछ इस तरीके से है, CH2 डबल बॉन्ड OCH3। अब इस केस में क्या आप ऑब्जर्व करो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एक बॉन्ड तो बना ही सकता है। अब केस समझो इसमें कि अगर मैं इस दोनों में काउंट करें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसी एक में ज्यादा है, बिल्कुल इसमें एक ज्यादा है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड पे तो कोई चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ, जब कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहा हूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में नंबर ऑफ सिग्मा जो बॉन्ड होगा वो सेम होगा। कोवैलेंट बॉन्ड में चेंज हो जाएगा बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। सिग्मा बॉन्ड के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज हम लोग ने बोला था कि कनेक्टिविटी शुड रिमेन सेम। जब आप एक आरएस से दूसरा आरएस जनरेट कर रहे हो तो कनेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए बिकॉज जो न्यूक्लियस का या एटम का जो शिफ्टिंग है वो फॉरबिडन है, हम लोग उसको जो है नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा केस आता है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करो, इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करो, आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस स्ट्रक्चर कंटेन वन मोर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड कंटेन किया है। सही है, बात समझ में आती है। तो RS1 अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं, RS2 इसको कंसीडर करता हूं, विच इज गोइंग टू बी द मोर स्टेबल RS1 या RS2, जिसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है। दिख रहा है मुझे एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली RS2 विल बी गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन RS2 विल बी मोर स्टेबल देन, ऐसे मैं लिख दूं, समझ में आ जाएगा आपको कि जो स्टेबिलिटी RS2 का होगा वो RS1 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो रहा हम लोग का नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखो अब इसको थोड़ा सा आगे हम लोग जो है रूल को समराइज करेंगे, तो इसलिए मैं क्या बोल देता हूं, इसको जस्ट एक मैं नेम रख देता हूं, कोवैलेंट रूल, कोवैलेंट बॉन्ड रूल या कोवैलेंट रूल बस लिख दो, ताकि आपको एटलीस्ट हम लोग इससे एक जो है निमोनिक्स बनाएंगे सच दैट कि हम लोग को याद तो है इस पर्टिकुलर सीक्वेंशियल मैनर में इसको फॉलो करने आते हैं। उस पार्ट पे आएंगे कि मैंने इसको कोवैलेंट रूल अपने तरफ से नेमिंग क्यों दिया। ऐसा कोई नेम नहीं है कि ये कोवैलेंट रूल है, बट अपने तरफ से ये हम लोग नेम एक मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है नेक्स्ट रूल, द RS in which एटम्स है, खासकर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं,
क्योंकि जो है उन्हीं की जो है कंसीडर किया जाएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी एटम्स होंगे, और भी एटम होंगे, लेकिन खासकर सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए ये रूल है। द आरएस इन विच एटम्स हैव कंप्लीटेड ऑक्टेट, लिखते चलो आप पहले, ठीक है, और साथ में ये जो है चीजें को समझते चलो क्या है, ठीक है। तो आरएस इन विच एटम्स हैव कंप्लीटेड ऑक्टेट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। समझना आप इसका मीनिंग कि अगर दो आरएस है और एक आरएस में जो एटम्स है उनके ऑक्टेट कंप्लीट है और एक में ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, तो क्या बोल दिया गया कि जिस आरएस के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होगा एटम्स का, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मान ली जाएगी, और जिसमें जो है नहीं होगा उसको जो है लेस स्टेबल माना जाएगा। जैसे इसी एग्जांपल को कंसीडर कर सकते हो आप, चाहो तो सिमिलर एग्जांपल, इस रूल के लिए भी सिमिलर एग्जांपल आप दे सकते हो। जस्ट मैं रख रहा हूं आपके सामने, CH2 प्लस, देखना आप ध्यान से, OCH3। अच्छा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा दिया तो मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ये CH2 डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब एक मुझे बात बताओ, इस कार्बन के पास अभी है कितना इलेक्ट्रॉन? टोटल काउंट किया जाए 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, लेकिन जब यहां पे कंसीडर किया जा रहा है, और इसके पास तो नो डाउट 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने क्या किया, इसको जो है एक बॉन्ड में यूज कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी फायदा हो गया। अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जगह अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी रहेगा, ठीक है, उसका उतना ही राइट रहेगा जितना पहले था। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया गया एक तरीके से दोनों का उस पर राइट है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि एक ऐसा कार्बन है जिसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसमें क्या है कि बोथ एटम हैव द कंप्लीटेड ऑक्टेट। तो जब आप कोवैलेंट रूल देखते हो ना, और जो है इस रूल के बारे में बात करते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट आपको देता है, सिमिलर रिजल्ट देगा अगर आप ऑक्टेट कंसीडर करो या कोवैलेंट रूल। कोवैलेंट रूल को फॉलो करना ज्यादा इजी है, क्योंकि हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड इजीली दिख जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है। तो अगर वो पहले दिख गया तो इसमें ऑक्टेट, जो इसको रूल की मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं चाहूं तो मेंशन कर सकता हूं ऑक्टेट रूल फॉर सिंप्लिसिटी के लिए। ऑक्टेट रूल ये जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब आप कोवैलेंट रूल एक बार जो है 2 कंपाउंड के बीच में कोवैलेंट रूल से स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेते हो तो ऑक्टेट रूल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अच्छा, इस केस में देख लो, RS1 हमारा ये हो गया, RS2, ठीक है, वही कहानी है, चाहे आप उससे देखो या इससे देखो, RS2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है RS1 से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल के लिए। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल है द RS which is neutral, the RS which is neutral, the RS which is neutral will be more stable than, लिखते चलो, will be more stable than charged one, ठीक है, चार्ज one। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आता है और कोई न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली जो न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। चार्ज तो हमेशा प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, अगर चार्ज बन के आ रहा है तो जिस आरएस के अंदर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो या कम से कम चार्ज हो, अगर कई सारे में चार्ज भी है तो जिसमें कम चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये केस हो गया, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, द आरएस इन विच लेस चार्ज इज प्रेजेंट इट विल बी कंसीडर एज द मोर स्टेबल, या ऐसे भी लिख सकते हो द आरएस विच इज न्यूट्रल विल बी मोर स्टेबल देन द चार्ज वन। चार्ज जितना चार्ज क्रिएट करोगे मॉलिक्यूल के ऊपर उतना ही आप उसको लेस स्टेबल बनाते जा रहे हो, तो लेस चार्ज होगा तो इन दैट केस उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक एग्जांपल इसमें कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ये ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया आपका NH2, ठीक है, ये तो रहा आपका न्यूट्रल स्पीशीज, लेकिन इसका जो लोन पेयर है अगर डीलोकलाइज होगा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जनरेट करेगा, जिसमें आप क्या देखोगे, इस पे निगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया और इस नाइट्रोजन पे आप क्या देख रहे हो, एक पॉजिटिव चार्ज, सही ना, इस नाइट्रोजन पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व किया। अब एक मुझे बात बताओ, सिंपल सा केस है कि ये तो रहा हमारा न्यूट्रल RS1 और ये हमारा हुआ न्यूट्रल RS2, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? अच्छा, ये फॉलो कर रहे हैं क्या कोवैलेंट रूल से या ऑक्टेट रूल से इसको बताया जा सकता है? नहीं बता सकते आप, क्योंकि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड तो सेम है और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट सबका कंप्लीटेड, ऐसा नहीं है कि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो फिर इस रूल को हम लोग कंसीडर करें, बिकॉज एक तो न्यूट्रल हो गया, एक चार्ज हो गया, तो क्या मैंने बोला, चार्ज वन जो होगा वो लेस स्टेबल होगा, न्यूट्रल विल बी मोर स्टेबल, तो मैं लिख सकता हूँ RS1 विल बी मोर स्टेबल देन RS2, ठीक है। फॉर द नेम सेक मैं इसको बोल देता हूँ न्यूट्रल रूल, न्यूट्रल RS रूल या न्यूट्रल, बस न्यूट्रल लिख दो,
ठीक है, फॉर द नेम सेक के लिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट केस। ठीक है, नेक्स्ट केस तो क्या बोलते हैं नेक्स्ट केस में, द RS in which positive charge present on या ऐसे लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज लाइज ऑन, दोनों सही है, लाइज ऑन more electropositive atom, EP means electropositive atom, and negative charge lies on less electronegative atom will be more stable। ठीक है, ये तो सिंपल सा बात है भाई। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो अपने ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, निगेटिव चार्ज क्यों रखना चाहेगा? सोडियम पे तो निगेटिव चार्ज आप बनाते नहीं हो, सोडियम पॉजिटिव चार्ज ही बनाते हो, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज बनाते हो, बिकॉज ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। सोडियम आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, तो इस वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल्स भी स्टेबलाइज होगा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहीं से वो कहानी निकल के आती है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल आप कंसीडर करना लाइक दिस CHO-। ठीक है, ये आप कंसीडर करना। अच्छा, इसको मैं जो है थोड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका निगेटिव चार्ज CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यही तो केस होगा। ठीक है, ये आपका हो गया RS1 RS2। कैसे इसको कंपेयर किया जाए, विच इज मोर स्टेबल, RS1 या RS2? ठीक है, RS1 या RS2 देख लो आप। इस केस में निगेटिव चार्ज, आप कोवैलेंट बॉन्ड ये सब रूल अब नहीं लगा सकते, दोनों पे चार्ज है, अभी प्रीवियस रूल कोई भी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो, क्या बोला गया कि अगर निगेटिव चार्ज है तो आप उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा। निगेटिव प्रेजेंट है या ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको आती होगी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? RS1 विल बी मोर स्टेबल देन RS2। ठीक है, इसको मैं नेम सेक के लिए मैं बोल देता हूं इलेक्ट्रोनिगेटिव रूल, EN रूल। ठीक है, ताकि आपके लिए चीजें आगे आसान हो जाए, EN रूल मैं मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल। अब आते हैं लास्ट वन, दिस इज द सेपरेशन। तो ये क्या बोला जाता है? तो RS in which like charges have more separation। ऑब्वियसली अगर सेम टाइप के चार्ज हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा और मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो RS in which like charges have more separation and unlike charges have less separation, then it will be more stable। ठीक है, मेरा बोलने का मीनिंग क्या है, समझना आप इस बात को कि अगर दो RS हैं, ठीक है, और एक RS में आपने क्या किया है कि जो ओवरऑल जो सेपरेशन, चार्ज का सेपरेशन है, अनलाइक चार्जेस का अगर कम है और लाइक चार्जेस का जो है ज्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे एक सिंपल सा केस मैं आपके सामने कंसीडर करता हूँ, ऑल दो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, बट फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा कुछ रहा। ये तो आप सभी के सभी एटम सेम है, इलेक्ट्रोनिगेटिव तो इसमें है नहीं कि ये वाला रूल लगाया जा सके। अब मुझे इसी के लिए आना पड़ेगा। तो क्या बोला गया कि अगर चार्ज सेपरेशन किसके बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन हो उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। चलो एक जो है और स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, आप इसको कंपेयर करना। इस केस में मैंने क्या किया, निगेटिव चार्ज यहां रख दिया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे। अब इसको आप कंपेयर करो। इस केस में क्या है, ये आपका RS1 हो गया एंड दिस इज आवर योर RS2।
क्या बोला गया कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में सेपरेशन जो है ज्यादा हो, तब ज्यादा स्टेबल होंगे। अनलाइक चार्जेस के बीच में सेपरेशन कम होना चाहिए। तो यहाँ पे केस क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव बगल बगल में रिपल्सन क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे ये कहानी कुछ अलग है, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भगा दिया गया है और पॉजिटिव निगेटिव को आपने एक साथ रख दिया है, राइट। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को ऑलवेज स्टेबलाइज करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। प्रिंसिपल आपको पता होगा, सिंपल सा फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि जो है सेम चार्जेस एक दूसरे में रिपल्सन क्रिएट करेंगे और इस रिपल्सन का रिजल्ट क्या होगा कि मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू बी एज स्टेबल लाइक दिस सिस्टम। तो क्लियरली आप बोल सकते हो RS2 इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन RS1, ठीक है। मैं इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन देता हूं, बट इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो जो है रूल्स को। पहला कोवैलेंट, इसको मैं क्या बोल देता हूं, सेपरेशन रूल। चलो एक नेम आ गया यहां से, सेपरेशन रूल, ठीक है। मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, बिकॉज जो है मेरे लिए आगे आसान हो जाएगा, तो आपके लिए भी वो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, कोवैलेंट रूल, जिसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। सेकेंड मैंने बोला ऑक्टेट रूल, तो जिसमें जो है जिसने एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। देन थर्ड रूल मैंने बोला कि जो न्यूट्रल RS हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा जो चार्ज वाला होगा। अगर मान लो कई सारों में चार्ज है, अब उसमें कंपेयर करना चाह रहे हो तो जिसमें कम चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये रहा आपका थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या बोलता है कि अगर मान लो कि आपके पास निगेटिव चार्ज है, सेम नंबर ऑफ चार्जेज है, लेकिन एक के केस में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे है और एक के केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे, तो निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर पा रहा है, इसलिए आपका RS1 मतलब इस केस में ये वाला ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। निगेटिव चार्ज कार्बन निगेटिव चार्ज को उतना स्टेबलाइजेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। अब लास्ट रूल था कि सेपरेशन ऑफ चार्ज का, तो लाइक चार्जेज हैं तो लाइक चार्जेस को दूर रखो और अनलाइक चार्जेस को पास रखो अगर चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ RS तो, ठीक है। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं और भी आपको सिंपल वे से इसको जो है रखते हैं, जो है एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक इसके लिए जो है मैं ट्रिक दे देता हूं, क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कोन्स। कोन्स याद रहेगा CONES, ठीक है, ये बनाया हुआ ट्रिक है। कोन्स क्या है, कोन्स तो आप फॉलो करो कोवैलेंट बॉन्ड को, जहां पे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कर दो। C फॉर कोवैलेंट, O फॉर ऑक्टेट, ठीक है, O फॉर ऑक्टेट, N फॉर न्यूट्रल, ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल तो याद है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एंड S इज सेपरेशन। हो गया आसान ना आपके लिए, सेपरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका C फॉर कोवैलेंट, O फॉर ऑक्टेट। इसी ऑर्डर में आप इसको जो है कंसीडर करना, ठीक है। ऐसा नहीं बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल उठा लिया और उसके बेसिस पे हम लोग जो है स्टेबिलिटी चेक करें ना, इस ऑर्डर में हम लोग को रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि कोवैलेंट, किसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा हो। देन अगर मान लो कोवैलेंट और ऑक्टेट एक ही जो है सिक्के के दो पहलू हैं, अगर मैं बोल दूं तो या इधर कोवैलेंट रूल चेक कर लो या ऑक्टेट रूल चेक कर लो, बात बराबर है। देन आप न्यूट्रल वाला केस कंसीडर कर लो कि जो न्यूट्रल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल आपको जो है पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के केस में मैंने क्या बोला कि अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को रखना ज्यादा पसंद करेगा, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज को मतलब पॉजिटिव चार्ज को रखना ज्यादा प्रीफर करता है। S फॉर सेपरेशन, लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे से दूर भागेंगे एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के क्लोज रहेंगे तो ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो ये सिंपल सा केस है आपका, जो सिंप्लीफाई करके मैंने बोल दिया कौनस। याद रहेगा आपको कौनस, तो आई थिंक नहीं भूलना चाहिए। ऐसे आप चीजें बदले भूल जाओ, राइट। लास्ट ईयर जो है भूल गए थे तो मुझे बनाना पड़ा। इस तरीके से भी इसी को समराइज किया जा सकता है, ठीक है। कौनस मींस कोवैलेंट, ऑक्टेट, न्यूट्रल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेपरेशन, ठीक है, लिंक कर सकते हो आप। अच्छा, एक मिसलेनियस रूल भी आता है जिसको मैं मेंशन करना चाह रहा हूं, उसको भी मैं मिस नहीं करना चाह रहा हूं। दैट इज कौन सा रूल बोलते हैं कि अगर सिस्टम ऐसा हो जाए, आगे हम लोग इसको देखेंगे भी, ठीक है, the RS which is ठीक है, ये इससे लिंक नहीं है, डिफरेंट मैं मेंशन करना चाह रहा हूं। ये तो कौन सा आपका हो गया, मैक्सिमम केसेस में आप यही अप्लाई करोगे, बट कहीं कहीं ये भी केस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दिस रूल है जो कौन में आप नहीं अप्लाई कर पाते हो, कौन जहाँ उस जगह पे नहीं अप्लाई कर पाते हो, वो ऐसा केस है जहाँ पे आप मिसलेनियस रूल के लिए जाना पड़ेगा। क्या है ये रूल, देखना आप,
बोला जाता है कि द आर एस विच इज एरोमेटिक इन द नेचर, जिसमें कि बेंजीन रिंग बना हो, बेंजीन रिंग में कोई भी जो है एक तरीके से अल्टरनेशन ना हो, द आर एस विच इज एरोमेटिक इन नेचर, जो आर एस एरोमेटिक क्राइटेरिया फुलफिल करे, द आर एस विच इज एरोमेटिक इन नेचर विल बी मोर स्टेबल, जिसमें इसकी एरोमेटिसिटी लूज ना हो, विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, जिसमें अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर लूज ना करे, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। एक केस रख लेते हैं, जैसे ये सिंपल सा केस कंसीडर करना, ठीक है। ये रहा CS2 के पास पॉजिटिव चार्ज, आपने ड्रॉ किया था इसका RS, ठीक है। आपने क्या किया, स्पाई इलेक्ट्रॉन को यहां डिलोकलाइज करा दो। अच्छा, जब डिलोकलाइज होगा तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देगा, समझ में आती है बात। CS2 अब हुआ क्या कि इस केस में नो डाउट रेजोनेंस तो आपने दिखा दिया, RS1 ये हो गया आपका, RS2 ये हो गया, और भी RS बनाई जाएगी, लेकिन मैं इन दोनों के बेसिस पे इस रूल को जो है जस्टिफाई करना चाह रहा हूं। इस केस में क्या है कि अब ये अपना एरोमेटिसिटी अभी भी रखा हुआ है साथ में, एरोमेटिसिटी लूज नहीं किया हुआ है, अभी भी एरोमेटिक इन द नेचर है, साइक्लिक विद द 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बट इस सिस्टम ने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी, ये सिस्टम अब एरोमेटिक नहीं हुआ, ये अब नॉट एरोमेटिक में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली क्या बोलोगे इस केस में कि जो एरोमेटिक रेजोनेटिंग होगा, RS होगा, उसकी स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक से या नॉट मतलब एक तरीके से नॉट एरोमेटिक से ज्यादा होगी। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि RS1 इज गोइंग टू बी द मोर स्टेबल देन RS2, ठीक है। ये कहीं कहीं पे आपको धोखा दे सकता है मिसलेनियस वाला रूल, अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर द कोर्स, कौन सा अप्लाई करेंगे और आपको जो है फटाफट आंसर मिल के आएगा, उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, इस पे कुछ अच्छे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते चलते हैं, ताकि आपको जो है एक सिंपल सा आइडिया लग जाए कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। आइए देखते हैं, देखें हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स देखते चलते हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें सिंपल सा केस करना है कि आपको स्टेबिलिटी बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। तो मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, इसको मैं हम लोग ट्राई करते चलते हैं। जैसे ये केस आप लेना, ठीक है, कौन सा है ये, कार्बोनेट आयन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, स्पाई बॉन्ड को इधर मूव करा दिया, ऐसा कुछ केस बना दिया। बनाने को अपने जो है ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भले इसका जो है स्टेबिलिटी बहुत इतना कम होगा तो इसको हम लोग RS में ही नहीं कंसीडर करते हैं जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बट है इसको भी हम लोग बॉन्ड ब्रेक करके ड्रॉ कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज ये हो गया। अच्छा, मैं एक और वे फॉलो करता हूँ, क्या कि इस केस में बॉन्ड को इधर मूव करा देता हूँ, ऐसा तो हाईली अनस्टेबल है, राइट, एक महापाप करने जा रहा हूँ इस मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन ठीक है कर लेते हैं, देखते हैं ये वाला केस। तो ये आपका है जो है RS1, बताना है कि इन सब में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे जाएगा। आपके पास ये फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, ठीक है। ट्राई किया जाए, इसको ट्राई किया जाए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका निकल के आएगा, एक बार देख लो, एक बार देख लो। आइए देखें इसमें, तो देखो पहले क्या देखोगे, कोवेलेंट, कौन सा रूल देखोगे, कोवेलेंट बॉन्ड किस में ज्यादा है, एक पाई बॉन्ड इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसमें एक पाई बॉन्ड कम है, तो क्या बोल दिए आप कि इन दैट केस फर्स्ट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन, फर्स्ट ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना। हम लोग को पता करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने एग्जांपल 1 में देखा, फर्स्ट के पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब सेकेंड और थर्ड में कैसे कंपेयर किया जाए, आ गए हम लोग। तो कोवेलेंट हम लोग नहीं देख पा रहे, ऑक्टेट देख पा रहे हैं क्या, नहीं, इसमें इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इसमें ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो रही बात को ऑक्टेट की। देन न्यूट्रल, न्यूट्रल की बात ही नहीं है, चार्ज ही चार्ज दिख रहे हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाँ ये थोड़ी सी कहानी में चेंज ला सकता है। क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल, क्या बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज उस वाले उस पर्टिकुलर एटम पे रखो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, और निगेटिव चार्ज उस पे रखो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो। तो इन दैट केस क्या होगा, ये कार्बन है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सीजन है तो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो मैं क्या क्लियरली बोल नहीं सकता हूँ कि फर्स्ट स्टेबल हो ही गया, फर्स्ट को फॉलो करेगा सेकेंड, सेकेंड को फॉलो करेगा थर्ड। समझ में आती है इतनी बात, आपने ट्राई किया इसको, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड, ये ऑर्डर चला जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये देखना आप, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं थोड़ा सा डिलोकलाइज करा देते हैं, इसको देखते हैं।
ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ जो ये आपने बनाया हुआ है, ये जनरली बनता ही नहीं, ये स्ट्रक्चर में बनाया हमेशा जो बॉन्ड ब्रेक किया जाता है ना, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ ब्रेक होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ बॉन्ड नहीं ब्रेक किया जाता है, ठीक है। और ये खासियत हम लोग जब रिएक्शंस देखते हैं तभी ये चीज़ ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ये केस हो गया आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, और भी ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करने के लिए हम अपने लोग जो हमेशा तैयार हैं। SCO पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ। है तो वैसे ये बहुत ही अनफेवरेबल केसेस, ठीक है। ठीक है, भगवान मुझे माफ करे इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। वो तो स्ट्रक्चर ऐसे भी बहुत हाईली अनस्टेबल होगा, पर ठीक है, हम लोग को कंपेयर करना है इसकी स्टेबिलिटी को, ठीक है, सच दैट कि ये एटलीस्ट ये रूल्स तो अप्लाई करके हम लोग अप्लाई करना सीख ले, ठीक है। आए बात करें हम लोग वन बाई वन, कौन को अप्लाई करें, कौन को अप्लाई करेंगे तो ये दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से। बोला जा सकता है ये आपका सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये आपका हो गया फोर्थ। तो क्या बोलोगे, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड जिसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दिखे, अरे ऑब्वियसली है कि इसमें पाई बॉन्ड आप देख रहे हो एक, इसमें कहाँ पाई बॉन्ड है, तो ये तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड और फोर्थ से ज्यादा स्टेबल होगा। और फर्स्ट और सेकेंड में कैसे देखा जाए, तो ऑक्टेट में बोला कोवैलेंट आप देख रहे हो तो ऑक्टेट मत देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल पे आ जाओ डायरेक्टली, ये न्यूट्रल स्पीसीज है तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, सेकेंड वाले से, और फर्स्ट सेकेंड का वैसे भी थर्ड फोर्थ से ज्यादा, लेकिन आप थर्ड फोर्थ में कंपेयर करना। जो है कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है अपने ऊपर निगेटिव चार्ज रखा हुआ है। लेकिन यहाँ कहानी जस्ट रिवर्स है, कार्बन ने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, गलत मैंने बना दिया, हाँ बिल्कुल, ये तो केस बनेगा ही नहीं, ये RS ही नहीं है, तो कंपेरिजन मत करना। बहुत लोग ऐसा भी गलती कर देते हैं, जो मैंने गलती किया, क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहता भी नहीं है तभी स्टेबिलिटी निकाल देते हैं। अरे RS तो हो उस मॉलिक्यूल का, तब तो आप बोलोगे कि दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ठीक है, मैंने गलती है, ठीक है, समझ लेते हैं इसको इस तरीके से। मैंने यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है, दो पॉजिटिव नहीं हो सकते, दैट इज नॉट वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो आप थर्ड एंड फोर्थ में देखो, कार्बन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्टेबलाइज करेगा, निगेटिव चार्ज अपने ऊपर ऑक्सीजन स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे कार्बन अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को उतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा जितना ऑक्सीजन अपने ऊपर कर पा रहा है। तो अब इसलिए हम लोग जैसे सिंपली बोल सकते हैं कि दैट जो है थर्ड एंड फोर्थ में एक सिंपल सा ये फैक्टर जो अभी प्रीवियसली हम लोगों ने मेंशन किया उसी पे बेस पे कंसीडर कर सकते हैं कि थर्ड विल बी मोर स्टेबल देन फोर्थ। आ रही ये बात समझ में, अप्लाई कर सकते हो कॉन्स रूल, मैं इसको जो है मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। बहुत माथापच्ची करने के बाद ये कॉन्स रूल निकल के आया है। वैसे तो जो है टेक्स्ट बुक आपको नहीं देगा ये, बट जो है बच्चों ने इतने बार इस पे कंफ्यूजन क्रिएट किया कि मुझे बनाना ही पड़ा। एक कॉन्स रूल आप सेपरेटली इस पे डिस्कशन के लिए आए, ठीक है, कि चलो ठीक है, इसको हम लोग एक जो है सिस्टमेटिक मैनर में रखते हैं सच दैट कि आप एटलीस्ट जो है भूल तो मत जाओ, कंफ्यूज मत करो। मिक्स करते हैं ना लोग डिफरेंट, जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल नहीं होगी वहां पे कोवैलेंट रूल लगाएंगे, जहां पे कोवैलेंट रूल लगाना रहेगा वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो मैं यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि सिंपल ऑर्डर में फॉलो करें, पहले कोवैलेंट रूल देखो, ऑक्टेट रूल देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आइदर कोवैलेंट चेक कर लेना या ऑक्टेट चेक कर लेना, सिमिलर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देन आप न्यूट्रल पे आ जाओ, देख लो कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि चार्ज नहीं है, और उसके बाद आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसीडर कर लो। इलेक्ट्रोनिगेटिव मींस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज हो और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, बस ये कहानी है। यस मींस सेपरेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग और भी प्रैक्टिस करते हैं, ये आप जो है इसमें नोट डाउन करना है, जो है नोट डाउन कर लो इसको। तो आइए देखते हैं इसमें और कुछ प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस करते चलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या सिमिलर क्वेश्चन है आपसे कि आपको जो है पता करना है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। वन बाय वन कंसीडर करते हैं। इसमें देखना आप जो है हम लोगों ने दो प्रैक्टिस किया था, ठीक है। एग्जाम्पल 3 आप कंसीडर कर सकते हो इसको, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया और एक अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया लाइक दिस, CH3CO ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहाँ पे नहीं, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये तो चार्ज आएगा नहीं, पॉजिटिव ऑलरेडी था, नेट चार्ज भी 0। अब क्वेश्चन ये होता है कि इन दोनों RS में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। देखो अब लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल अगर अप्लाई करेंगे ना, तो
तो इन दैट केस वो आंसर गलत निकालेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल से क्या हो जाएगा, फिर आपका जो है ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्ट जंप मत करो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल पे। कहां भी जाओगे आप कौन का हेल्प लोगे, ठीक है, कोवैलेंट, ऑक्टेट, देन न्यूट्रल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देन सेपरेशन। इस केस में क्या है, आपने देखा इसमें पाई बॉन्ड एक एक्स्ट्रा है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि RS2 इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ RS2 इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ RS1। समझ में आता है। आप चाहो तो इसमें ऑक्टेट रूल अप्लाई करके देख सकते हो कि इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस केस में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो आप कोवैलेंट बॉन्ड रूल लगाओ, कोवैलेंट रूल लगाओ या ऑक्टेट रूल, बात बराबर है दोनों केस में, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4, ठीक है। इसको हम लोग अजाइड कंसीडर करते हैं, अजाइड मॉलिक्यूल। ये किस तरीके से, ये कुछ आपका ऐसे है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब थोड़ा सा इसको मैं ड्रॉ करता हूं किस तरीके से, इस वाले बॉन्ड को मैं इधर मूव करा देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर मूव कराऊंगा, किया जा सकता है, देखो लाइक दिस, N111N, ठीक है। इसमें बॉन्ड गया और बॉन्ड फॉर्म किया, यानी कि नेट पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्या किया जा सकता है, और कुछ कंसीडर किया जा सकता है इस पे, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दिया जाए, ऐसा ही पॉसिबल है। इसको बॉन्ड को इधर ब्रेक करूंगा तो CH2 पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और कोई स्ट्रक्चर सोचा जा सकता है, मतलब ऐसे मैं सिंपली ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे तो आप जो है कई सारे ड्रॉ कर सकते हो, उस केस में प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऐसे सिंपली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इसी में कंसीडर करते हैं हम लोग, ये हमारा RS1 2 3, ठीक है। कंपेयर आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस RS1, RS2 एंड RS फर्स्ट, इस तरीके से ऑर्डर जाएगा। एक बार अप्लाई करो, कौन सा रूल अप्लाई करो, कौन सा रूल अप्लाई करो, तब थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर सकता हूं किस तरीके से, तो ये पाई बॉन्ड इधर अगर मैं ब्रेक कर देता हूं तो एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसमें इसको मैंने इधर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव। ये नेट चार्ज जो है 0 है सभी मॉलिक्यूल पे, नेट चार्ज इज 0। आइए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, देखते हैं RS4 कंसीडर कर लो किया आपने इसको। अब देखो सबसे पहले क्या लगाया जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड रूल, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, उसमें आपका 1 पाई बॉन्ड आ गया। तो इसलिए जो है मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट और सेकेंड की स्टेबिलिटी थर्ड और फोर्थ से तो ज्यादा होगी ऑब्वियसली, ये अकॉर्डिंग टू कोवैलेंट बॉन्ड रूल बोल दो या ऑक्टेट रूल बोल दो, कोवैलेंट रूल बोल दो या ऑक्टेट रूल बोल दो। तो फर्स्ट और सेकेंड में कंसीडर करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड का थर्ड और फोर्थ से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब कंसीडर किया जाए इसमें, तो फर्स्ट और सेकेंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, देख लो आप। नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है, इसमें कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज तो दोनों केस में एक नाइट्रोजन ने रखा हुआ है, लेकिन इन दैट केस ये निगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, निगेटिव चार्ज को नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। तो मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड, सही है। अब थर्ड फोर्थ के लिए जाते हैं, थर्ड फोर्थ के भी फाइट को कम कर देते हैं। यहाँ पे कार्बन में पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे निगेटिव, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली थर्ड वन। थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, थर्ड के बाद आ जाएगा आपका फोर्थ वन, ठीक है। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा फॉर दिस केसेस। और भी करते हैं हम लोग प्रॉब्लम, और भी करते हैं, जैसे ये कंसीडर करना, NH2, ठीक है। इन तीनों स्ट्रक्चर को देख लो, इन तीनों स्ट्रक्चर को देख लो, विच इज बी मोर स्टेबल। ये फर्स्ट हो गया आपका, सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। बताया जा सकता है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ये न्यूट्रल हो गया, वैसे ही
न्यूट्रल देख सकते हो, या वैसे भी ये एरोमेटिक सिस्टम है, तो इन दैट केस तो इससे स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर करेंगे भी नहीं, फर्स्ट इज गोइंग टू बी एनी हाउ मोर स्टेबल। या आप न्यूट्रल वाला रूल रख दो, कौन में भी तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम ही है, सब में सेम है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं इसकी बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड में। तो क्या बोला कि लाइक चार्जेस एक दूसरे के जितना क्लोज होंगे एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को जो है एक तरीके से, जितना अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के क्लोज होंगे उतना ही उसको एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे, और लाइक चार्जेस एक दूसरे में रिपल्सन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लाइक चार्जेस एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है, दोनों पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज, इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी कार्बन पे निगेटिव पॉजिटिव। तो आप कौन में देखते जा रहे हो, कोवैलेंट नहीं अप्लाई है, ऑक्टेट नहीं अप्लाई है, न्यूट्रल वाला केस यहाँ पे दोनों में नहीं एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रूल अब नहीं एप्लीकेबल है, तो फिर सेपरेशन के लिए जाओगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन सेकेंड, सेकेंड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन थर्ड, दिस विल बी आवर। एक और अच्छा प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, ठीक है, करने को तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस में आपको मिलेंगे प्रॉब्लम, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कशन में भी रखेंगे, बट कुछ प्रॉब्लम आप ट्राई करना है। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, डबल बॉन्ड, ठीक है, लिखते हैं इसको मैं निगेटिव पॉजिटिव, ये शायद जेई ने भी इस क्वेश्चन को रखा हुआ है, ये आपका NO2 है, ठीक है, ऐसा है आपका स्ट्रक्चर 1, RS1 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इसमें इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, इस टाइप का मॉडिफिकेशन रखा है, देखो तो जो है चेंज थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किया इसमें, यहाँ पे पॉजिटिव, इस जगह पे निगेटिव, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड वो है, यहाँ पे O-, ठीक है, तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया ना, आप दिखा भी सकते हो कोई, अगर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज दिखा रहे हो तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी दिखाना होगा, ठीक है, एक उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। और भी केसेस कंसीडर किया जाए, देखें इसमें, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने इसको निगेटिव रखा है, इसको पॉजिटिव दिया हुआ है, निगेटिव पॉजिटिव, कार्बन डबल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O-, ठीक है, दिस इज आवर थर्ड स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या मॉडिफिकेशन है, द फोर्थ स्ट्रक्चर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इन्होंने डबल बॉन्ड दिया हुआ है, 2 डबल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, यानी अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है इसमें कि विच इज लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, विच इज लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमॉन्ग दिस। देखो एक बार ध्यान से पूछा गया क्वेश्चन में कि विच इज लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमॉन्ग दिस, पता कर सकते हो, बता सकते हो आप क्या होगा इस केस में। तो देखो आप कंपेयर करना कौन के बेसिस पर, कोवैलेंट बॉन्ड सब में सेम है, आई थिंक मैं देख सकता हूँ इसमें भी या जो है 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है, 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड सब में दिख रहा है, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज सेम, ऑक्टेट रूल वैसे भी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। अब आते हैं न्यूट्रल, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज ही चार्ज है, न्यूट्रल का कोई मीनिंग नहीं बनता है, या अगर देखो कम चार्ज है क्या किसी पे, नहीं, सब पे सेम चार्ज है, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, वही तो है, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव का केस है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो सब पे वही सेम चार्ज है। अब बात करें इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, थोड़ा सा वो हेल्प कर सकता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बट किस एक्सटेंट तक, इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये केस हो गया ऑक्सीजन, ये मोर स्टेबल मैं बोल सकता हूँ, इस वाले केस को बोला जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं लिस्ट स्टेबल की, लिस्ट स्टेबल कब होगा, देखो आप लास्ट सेपरेशन ऑफ चार्ज को देखना, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो स्टेबलाइज करेगा, ये एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करेंगे, ये आपका जो है एडवांस के प्रॉब्लम से यही क्वेश्चन कि 2 लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो क्वेश्चन पूछा है कि विच इज गोइंग टू बी द लीस्ट स्टेबल अमॉन्ग दिस वन, बता सकते हो, देख सकते हो आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को, ऐसा कोई रिपल्सन है कहीं पे क्या, ऐसा तो कहीं रिपल्सन नहीं दिख रहा है जहाँ पे कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, रिपल्सन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि विच इज लीस्ट स्टेबल अमॉन्ग दिस वन, तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी फर्स्ट इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है। एक बार आप ऑर्डर फाइंड आउट करना, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा, क्या ऑर्डर होगा इस केस में, एंड देन आप बताना कि इसका ऑर्डर क्या जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया था विच इज गोइंग टू बी द लीस्ट स्टेबल अमॉन्ग दिस वन, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन कर लो इतने एग्जांपल, और भी एक हम लोग प्रॉब्लम एक सेट और प्रॉब्लम करेंगे ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आइए हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करते चलते हैं, वही सेम कहानी है, हम लोग को पता करना क्या है कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमॉन्ग दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ट्राई करते हैं,
या एग्जाम्पल 7 आप रख सकते हो। देखना आप क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये भी शायद इन्होंने प्रीवियस ईयर से ही रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका, NH2, देखना आप ध्यान से, CH पॉजिटिव चार्ज रखा है इन्होंने, CH पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH OCH3, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर 1। देन 2, स्ट्रक्चर 2 में क्या दिया हुआ है, NH2 CH, आई थिंक इस पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे इसने निगेटिव चार्ज दिया है, इसको पॉजिटिव, CH निगेटिव, यहाँ से इसको मूव कराया होगा ऐसा कुछ, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर जनरेट हुआ होगा CH2 CH डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, दिस इज आवर स्ट्रक्चर 2। थर्ड वन क्या दिया हुआ है इन्होंने, थर्ड वन इन दैट केस आपके पास ये ऐसे कुछ गया है, NH2 इधर डीलोकलाइज हुआ है, NH2 हो गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना लिया हुआ है, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कुछ इसी तरीके से CH OCH3, आई थिंक आई एम करेक्ट, दिस वन इज द स्ट्रक्चर। अच्छा, देन फोर्थ स्ट्रक्चर NH2, ठीक है, NH2 CH डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से डीलोकलाइजेशन हुआ, CH डबल बॉन्ड CH CH OCH3, ठीक है, ये डीलोकलाइज होकर इधर आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पूछा गया था क्वेश्चन, वैसे पूछा था कि मोस्ट स्टेबल RS इज, पूछा गया तो मोस्ट स्टेबल RS इज, ठीक है, लेकिन हम लोग को ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बताओगे विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल RS। इसमें देखो आप फॉलो करो, किसमें सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करना आप, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, देखो आप एक बार इस केस को, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ज्यादा है, इन दोनों केस में एक एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, तो थर्ड और फोर्थ में से तो जो है ये एग्जैक्टली मैं बोल सकता हूं थर्ड एंड फोर्थ में स्टेबल होगा फर्स्ट एंड सेकंड के रिस्पेक्ट में, ये तो क्लियरली बोला जा सकता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि थर्ड एंड फोर्थ में से भी किसको स्टेबल कंसीडर किया जाए, देख लो आप कौन सा अप्लाई कर पा रहे हो, कोवैलेंट, ऑक्टेट, न्यूट्रल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, न्यूट्रल तो है नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए जाएंगे, तो नाइट्रोजन है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन है द पॉजिटिव चार्ज। क्या मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा तो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज रखेगा, बस अर्थ है कि कोवैलेंट बॉन्ड को तो फॉलो करते जाए, उसी सिमिलर मैनर में जाना चाहिए हम लोग का, कौन को अप्लाई करो आप हर जगह, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, थर्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन फोर्थ वन, थर्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन फोर्थ वन। अब इन दोनों में आप कंपेयर करो, देख लो आप, यहाँ केस क्या है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा सब, या ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज रखेगा ना, तभी तो ये ब्रेक होगा, इस पे लेस चार्ज है, इस केस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो है 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव चार्ज है, तो वही फिर आप लगाओगे, कौन तो अप्लाई, मतलब सी तो अप्लाई नहीं कर सकते हो ना, कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट, फिर न्यूट्रल पे आओगे, न्यूट्रल केस में बोला कि जिस पे लेस चार्ज हो, तो अब इसलिए आपको दिख रहा है फर्स्ट पे लेस चार्ज है, तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन सेकंड। ये आ रहा है आपका ऑर्डर, थर्ड फोर्थ पूछा गया था विच इज मोर स्टेबल, थर्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल अमॉन्ग दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। और भी कंसीडर करना आपको, देख लो आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, ठीक है, ऐसे मैं एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम तो कर ही के चलते हम लोग ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। देखना आप ध्यान से, ये आपके पास स्ट्रक्चर है लाइक दिस, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसको मैं डीलोकलाइज करा के एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। पूछा गया व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखना आप ध्यान से, व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, निगेटिव चार्ज गया तो इस पे न्यूट्रल हो गया, बता सकते हो आप, सिंपल सा केस है आपके सामने। अच्छा देखो आप, इसमें नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है और इस पे ऑक्सीजन पे ही निगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपने ऊपर ज्यादा स्टेबलाइज करेगा निगेटिव चार्ज को, तो क्या मैं बोल नहीं सकता हूँ क्लियरली फर्स्ट और सेकंड में से, बताओगे, सेकंड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट, कोई डाउट है इसमें, सेकंड इज गोइंग टू बी द मोर स्टेबल देन फर्स्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल। आप इसमें कौन में से कोवैलेंट नहीं लगा सकते, ऑक्टेट नहीं लगा सकते, देन न्यूट्रल वाला केस तो ऐसे भी नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी लगा सकते हैं, देन हम लोग सेपरेशन का केस कंसीडर कर सकते थे। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, तो और एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इस केस के लिए, तो देखना ये वाला केस,
आप चाहो तो एग्जाम्पल 9 लिख सकते हो। ठीक है, ये केस आपके सामने है। यहां से मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, डबल बॉन्ड पॉजिटिव एंड निगेटिव लाइक दिस। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ये आपके सामने है, डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव निगेटिव। बताना है आपको द व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 पता कर सकते हो। देख लो तो पहले तो आप देख लो कोवैलेंट बॉन्ड इसमें दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, देन सेकेंड एंड थर्ड में से कैसे देखेंगे सेपरेशन, बिकॉज और कोई रूल इसमें एप्लीकेबल ही नहीं होगा, और कोई रूल तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो ना, नहीं इधर न्यूट्रल नहीं इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर सेपरेशन का ही देखना है, तो जिसमें सेपरेशन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉलोड बाय सेकेंड फॉलोड बाय थर्ड, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर दिस RS1 RS2 RS3। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, और भी एग्जांपल आप प्रैक्टिस करना थ्रू द असाइनमेंट। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक मिसलेनियस वाले रूल पे नहीं हुआ है, एक उस पे भी बनता है हमारा केस, वो भी हम लोग कंसीडर कर लें। ये नाइट्रोबेंजीन हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ठीक है, देखना आप ध्यान से। तो ये कहां पे फेल कर जाएगा वो एक सिस्टम में बता रहा हूं आपको कि कहां पे कौन सा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये फेल कर जाएगा, ये एरोमेटिक सिस्टम वाला केस, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि सर कौन सा लगा रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड दोनों में सेम है, देख लो 3 पाई, इसमें भी पाई बॉन्ड सेम है। आई थिंक पाई बॉन्ड अगर कंसीडर करो इसमें ज्यादा है, पाई बॉन्ड किसी में चेंज हुआ है, हाँ एक पाई बॉन्ड कम है इसमें। अब इसलिए वैसे भी हम लोग चेक कर लेते थे कि अगर इसकी स्टेबिलिटी चेक करें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से तो वैसे ही आ जा रहा है। बट एक और भी मैंने बोला मिसलेनियस रूल, क्या बोला कि अगर 2 सिस्टम दिया हुआ है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर एरोमेटिक है और दूसरा एरोमेटिक नहीं है तो एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा जो है नॉट एरोमेटिक से। तो क्या हो जाएगा इस केस में, फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल, फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, बोल सकते हो ना, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, सिंपल सा केस है आपके सामने, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी फर्स्ट वाले की सेकेंड के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ केसेस और भी आप रख सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोग जो है प्रैक्टिस रख सकते हैं, बट ट्राई करना थ्रू असाइनमेंट, एक सफिशिएंट इस पे रखेंगे हम लोग असाइनमेंट, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप देखना कि किस तरीके से स्टेबिलिटी फाइंड आउट किया जा रहा है, क्योंकि जो है जेई ने फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ है इस पे प्रॉब्लम, तो जो भी ये चीजें एक बार समझ लो, नोट डाउन कर लो इसको। ये तो रही रेजोनेंट स्ट्रक्चर की कहानी। अब जो है हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि रियल स्ट्रक्चर है, अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या जिसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दो रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर ही, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जो हमारा रियल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का होगा, ठीक है, हाइब्रिड। और इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड से रिलेटेड, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। इन दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब समझना आप इस बात को, क्या शुरू में ही मैंने बोला कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हो दे आर नॉट रियल स्ट्रक्चर, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं है और उनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। फिर इन दैट केस जो है फिर उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्ट्रक्चर हेल्प लिया जाता है दैट इज कंसीडर्ड एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या मैं बोल रहा हूं, देखो रेजोनेटिंग, फिर से वो सेंटेंस में मेंशन कर दे रहा हूं जो आपको कंसीडर किया गया था, जो है इसके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए जो हम लोगों ने कंसीडर किया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर hypothetical structure and none of them represent real structure of molecule. Hypothetical structure and none of them represent real structure of the molecule. जो रियल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का है उसको नहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं। फिर किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो मॉलिक्यूल है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड से,
ठीक है, होता क्या है कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कहलाता है कि द वेटेड एवरेज ऑफ, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, द वेटेड, द रियल, ऐसे मैं लिख देता हूं, द रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, मैं जो वर्ड लिख रहा हूं इसको समझते हैं, द रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, साथ में डेफिनेशन लिखते चले फिर हम लोग समझाएंगे इसको, समझेंगे चीजों को। द रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज, द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेटेड एवरेज ऑफ, क्या मीनिंग हुआ इसका समझते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ, ये मैथ्स का टर्म्स आ गया ना, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, all resonating structure called, also called as, ठीक है, weighted, the real structure of molecule is the weighted average of all resonating structure, also called as resonance hybrid, इसी को बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, जो रियल स्ट्रक्चर है। और रियल स्ट्रक्चर है क्या, ये है वेटेड एवरेज, जितने आपने जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का, उसका अगर वेटेड एवरेज लिया जाए तो वो हम लोग को दिखाएगा। अब मॉलिक्यूल का वेटेड एवरेज का क्या मीनिंग हुआ समझते हैं इसको, कॉलेज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो आपके पास दो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दो स्ट्रक्चर है, जैसे आपने बोला बेंजीन, आपके पास इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, करेक्ट ना, ये केस हो गया, ये केस हो गया, इधर से आपने अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, समझना इस बात को, ठीक है। आई थिंक मैंने दोबारा वही रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं, पाई बॉन्ड यहां पे आया, पाई बॉन्ड यहां पे, पाई बॉन्ड यहां, तो ये हमारा हो गया RS1, ये हो गया RS2। मैं क्या बोल रहा हूं, इस आइडिया को आप समझना तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। क्या मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द वेटेड एवरेज ऑफ, जो ये हम लोग का रियल स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये वेटेड एवरेज है किसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। मींस ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन दोनों के जो कंट्रीब्यूशन से बन रहा है, और कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि सबका इक्वल है, इसमें भी मैंने वर्ड यूज किया वेटेड एवरेज, ठीक है, इसका भी मैंने वर्ड यूज किया वेटेड एवरेज। मींस क्या होगा, देखो अब जिसका मैंने क्या बोला, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे ये केस है, आप जो है लिखना चाह रहे हो, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं इसको साई 1 फंक्शन से रिप्रेजेंट करूं, इसको साई 2 फंक्शन से रिप्रेजेंट करूं, और ये हमारा साई फंक्शन है, तो साई को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ये इक्वल है, तो इसका कितना वेट इस पे जाएगा, हाफ साई 1 प्लस हाफ साई 2, यही तो आप लिखोगे। अरे इसका आधा कंट्रीब्यूशन है, 50% इसका कंट्रीब्यूशन है, 50% इसका कंट्रीब्यूशन है, दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो है एक नया जो स्ट्रक्चर जनरेट हुआ वो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसीलिए तो पाई बॉन्ड ना आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना यहाँ पे देख पा रहे हो, दोनों के बीच में ये डीलोकलाइज है। तो ये सिस्टम होता है जब हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड को पढ़ते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली समझना है तो ये कुछ है कि साइमन इस पूरे जो है, साइमन एक ऐसा वेव फंक्शन है, जस्ट एज्यूम करो कि एक फंक्शन है जो इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे कैसे बॉन्ड है। साई 2 ऐसा है जो इसके जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, बॉन्ड लेंथ को, ये सभी रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से नया जो फंक्शन बन रहा है, दैट वी कॉल्ड एज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसी को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्लियर है। जैसे आप सिंपली देखो, सिंपली ये केस कंसीडर करना, ये कार्बोनेट आयन, ठीक है, आपके सामने ये कार्बोनेट आयन है, एग्जांपल 2 आप ले सकते हो इसके लिए, ठीक है। यहां पे आपने इसको डीलोकलाइज किया तो एक स्ट्रक्चर आपका ऐसे आया, ठीक है, O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये कैसा है। अच्छा, आपने इसको फर्दर इसको डीलोकलाइज करा दिया तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर दिखा, CO माइनस डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस, ठीक है, दिख रहा है। ये आपका RS1, RS2, ठीक है, RS3, ये केस हो गया। तब इन तीनों के जो कंट्रीब्यूशन से जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब इस केस में क्या है, सिंपल सा केस है कि इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/3 जाएगा, बिकॉज सभी इक्विवेलेंट है ना। इसी के लिए हम लोग आगे वर्ड यूज करेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इनका क्या होगा कि जो रियल स्ट्रक्चर है ना उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन जाएगा, इसका 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3, यानी देखना आप 1/3 से बन क्या रहा है एक्चुअल में। तो ऑक्सीजन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है,
इसमें -1/3, इसमें -1/3, इसमें -1/3। ये सिंपल सा केस है। ये हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। अगर इसके फंक्शन को लिखना है, मान लो कि ये psi1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, psi2 से रिप्रेजेंट करे, इसको psi3 से, इसको psi से, तो psi फंक्शन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो 1/3 आप psi1 ले लो, 1/3 आप psi2 ले लो, 1/3 आप psi3 ले लो। अगर इसका आप जो है वेटेड एवरेज, यही तो हुआ ना, वेटेड एवरेज 1/3 ऑफ psi1, 1/3 ऑफ psi2, 1/3 ऑफ psi3, इन तीनों के एवरेज से, वेटेड एवरेज से आपको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, बट ये हर केस में ऐसा कुछ हम लोग को हो कि ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि हर केस में आपको इक्वल कंट्रीब्यूशन देखने को मिले। हो सकता है। अब इसका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड में ज्यादा होगा। तो देखो आप नोट्स में चाहो तो मेंशन करते जाओ, 1 by 1 पॉइंट में लिखाते चलता हूं, और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। अभी आएंगे तो न्यूमेरिकल पार्ट में रेजोनेंस एनर्जी का जब डिस्कशन आएगा तब हम लोग उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्या निकल के आता है कि ऑल आर एस डज नॉट कंट्रीब्यूट, लेकिन आप ऑल आर एस डज नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली इन, all RS does not contribute equally in resonating hybrid। सभी इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है? फिर कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोपोर्शन टू दी इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, मीनिंग क्या होगा? मैंने क्या बोला कि जिनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हम लोगों ने पता कि अभी कौन सा आरएस ज्यादा स्टेबल है, तो मैं क्या उस सेंटेंस को लिखा देता हूं, मोर स्टेबल आरएस will contribute more and less stable RS will contribute less, वो लेस कंट्रीब्यूट करेगा, will contribute less। ठीक है, मतलब क्या मीनिंग हुआ कि जो कंट्रीब्यूशन है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का वो प्रोपोर्शनल टू इस स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन। बस ये सिंपल सा फंडा है। अगर ज्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। सभी इक्वली, ऐसा नहीं है कि सभी इक्वली करेंगे। यहाँ पे तो इन्होंने इक्वली किया क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, तो हाफ इसका कंट्रीब्यूशन, हाफ इसका कंट्रीब्यूशन, और ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। इसका 1/3 कंट्रीब्यूशन, 1/3 कंट्रीब्यूशन। बट ऐसा नहीं है कि हर केस में आपको इक्वली मिलेगा। कई सारे केसेस हैं जहाँ पे इक्वली नहीं मिलता। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप समझना इस बात को। ये रहा हमारा फिनॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, फिनॉल मॉलिक्यूल। अब इसमें अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। देखना आप ध्यान से, ये हो गया डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव। ठीक, देन ये अगर आप इस इधर डिलोकलाइज कराओगे तो ये निगेटिव चार्ज कुछ ऐसे आ जाएगा। समझ में आती है इतनी बात? पॉजिटिव चार्ज निगेटिव, ठीक। अब इधर केस आप ले लो, इसको इधर मूव करा दो, ठीक है। ऐसे कितने बन के आएंगे? हम लोग बोले थे बेंजीन के केस में 5 RS बन के आते हैं। जब अगर आपने ड्रॉ किया होगा तो 5 RS जो है बने होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इस केस में जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन के आएगा ना, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो आपका होगा, इसमें सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। नो, इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, बिकॉज ये अलग है, ये इसका स्टेबिलिटी अलग है, इसका स्टेबिलिटी अलग है। तो इन दैट सिनेरियो आप क्या देखते हो कि अलग अलग कंट्रीब्यूशन इसका निकल के आता है। अगर मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड की बात करूं तो सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा। वहां पे आपने कंसीडर कर लिया था कि इस तरीके से केस है, इसमें कंट्रीब्यूशन इस तरीके से गया। आप चाहो तो डेल पॉजिटिव दिखा दो या चार्ज नहीं दिखाओ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करा। अच्छा, तो फिर कैसे देखा जाएगा? तो फिर आप स्टेबिलिटी देखो ना, ये सिस्टम एरोमेटिक है, ये सिस्टम एरोमेटिक है, तो कुछ ऐसा समझ लो कि अगर ये 30%, जस्ट मैं रफ डेटा देता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी में कंट्रीब्यूशन हो। ये 30% कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 30% कंट्रीब्यूट करेगा। और फिर क्या होगा? फिर ये आपका 15% कंट्रीब्यूट करेगा, ये 15%, और ये 10%। ये सबसे लेस क्यों? क्योंकि ये सबसे लिस्ट स्टेबल है, चार्ज का सेपरेशन ज्यादा है ना। एरोमेटिसिटी तो इन दोनों में, इस वजह से इनका 30% कंट्रीब्यूशन चला गया, दोनों सेम थे, तो इसलिए इक्वली मैंने बोल दिया उसका।
ये दोनों सेम थे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस इसमें निगेटिव चार्ज का चेंज हुआ है लोकेशन। तो यहाँ पे 15% यहाँ से, 15% कंट्रीब्यूशन यहाँ से, और लास्ट में 10% कंट्रीब्यूशन। इन सभी के मिक्सिंग से जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा वो हमारा मतलब एक तरीके से बोला जाए कि जो वेटेड एवरेज कहलाएगा। जैसे बोलोगे 30/, अगर इसको आप लिखते हो साई वन फंक्शन तो लिखोगे 3/10, ये हो गया 1/5/10, 1/10, 1/5/10, 3/10, ऐसे कुछ आप लिखोगे तब जाके इन दैट केस ये स्ट्रक्चर आप देखने को मिलेगा। तो ये जो रियल स्ट्रक्चर है दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो मेजर कंट्रीब्यूटर होंगे वो मोर कंट्रीब्यूट करेंगे, जो जितने ज्यादा स्टेबल होंगे वो उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो लेस स्टेबल होगा वो जो लेस स्टेबल होगा उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन लेस होगा। इस बात को समझना पड़ेगा। यानी मेरा बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि जो रियल स्ट्रक्चर है ना वो उस स्ट्रक्चर के ज्यादा क्लोज दिखेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसके सबसे ज्यादा क्लोज दिखेगा, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना। राइट, सिंपल सा आप बात समझो कि अगर दो कलर मिक्स किया गया, एक कलर थोड़ा सा फीका था, एक कलर थोड़ा गाढ़ा था, तो अगर मान लो एक का अमाउंट आपने ज्यादा रखा है तो ऑब्वियसली जो गाढ़ा कलर होगा जिसका अमाउंट ज्यादा उसका कलर आपको देखने को मिलेगा जब आप मिक्स करो। यहाँ पे भी कहानी वैसे ही है, कुछ उसी तरीके से रिलेशन कि अगर दो आरएस को कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हो आरएस का, तो उस केस में उस आरएस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा जिसकी स्टेबिलिटी कम है। तो अब केस इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो रियल स्ट्रक्चर है वो मोर क्लोजली दिखेगा किसके, जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। ये पॉइंट भी आप चाहो तो इसमें फर्स्ट वाले में लिख सकते हो, मतलब ये मैं फर्स्ट नोट्स में लिखा देता हूं, लिख सकते हो कि द रियल स्ट्रक्चर, अब उसका कंट्रीब्यूशन कितना है उसी से डिसाइड किया जाएगा। द रियल स्ट्रक्चर will looks more similar to more stable RS, more जैसे ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं more stable RS, बिकॉज इसका 30-60% कंट्रीब्यूशन। तो कई बार हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं इसके कंट्रीब्यूशन से ही। द रियल स्ट्रक्चर विल लुक्स मोर सिमिलर विथ मोर स्टेबल RS, ऐसे आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में बस आना चाहिए कि हाँ इस तरीके से दिखना चाहिए। यहाँ पे इसका 50-50% कंट्रीब्यूशन था, तो देख सकते हो इसमें पूरा डिलोकलाइज हो गया। ऐसा केस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया A3, और इसका कंट्रीब्यूशन से जो ये नया स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है ये कुछ हो गया। इसको नोट डाउन कर लो। कुछ और भी पॉइंट है, सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो हमारे डिस्कशन का पार्ट बनेंगे, तो एक बार आप इस चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ही हम लोग लिखते हैं नोट्स में। सेकेंड वन क्या, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट आरएस बोला जाता है दोनों का जब सिमिलर स्ट्रक्चर हो, कोई डिफरेंस ना हो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट आरएस contribute equal in रियल स्ट्रक्चर, रियल मॉलिक्यूल आप लिख सकते हो या रियल स्ट्रक्चर, इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेना, ये CH3C एसीटेट एनायन आप कंसीडर कर लेना। ठीक है, अब होगा क्या, देखो आप इस केस में आप समझना कि इस निगेटिव चार्ज को मैं डिलोकलाइज कराया लाइक दिस, तो ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर, ये अनदर स्ट्रक्चर ऐसे बन गया है O-, ठीक है। अब इनको अगर मैं कंसीडर करूं, देखो क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? नो। ये इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, रेजोनेटिंग हाइब्रिड में, जो रियल स्ट्रक्चर होगा। कैसे कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो देखो आप CH3COO, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इन दैट केस क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पे एक पे निगेटिव चार्ज था, एक पे नहीं था, -1 एक पे था, एक पे नहीं था। आउट ऑफ 2 1 स्ट्रक्चर है द -1 चार्ज, ये हो गया हमारा। इसको लिखोगे -1/2, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज में। अगर वेव फंक्शन लिखना चाहो तो वैसे भी सिमिलर वे में उसको भी लिखा जाएगा। अगर ये ψ1 है, ψ2 है, इसको ψ फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ψ क्या हो जाएगा, 1/2 ψ1 + 1/2 ψ2। ठीक है, यानी कि इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन जाएगा, हाफ कंट्रीब्यूशन इसका, हाफ कंट्रीब्यूशन है इसका। वैसे ही बेंजीन का ले लो आप, पिछले हम लोगों ने जो डिस्कशन में रखा, कार्बोनेट का कंसीडर कर सकते हो। ये कार्बोनेट के केस में 1/3 कंट्रीब्यूशन जा रहा है। तो ऐसे केस होगा कि अगर मान लो इक्विवेलेंट आरएस है तो उनका कंट्रीब्यूशन भी इक्वल जाएगा, कंट्रीब्यूशन भी उनका इक्वल जाएगा, इक्वल परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन जाएगा टू इस्टेब्लिश द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे हाफ, यहाँ पे इसका हाफ। ठीक है, बात समझ में आती है इतनी। थर्ड पॉइंट आप मेंशन करना कि
अब दो रियल स्ट्रक्चर के बारे में कैसे कंसीडर किया जाएगा, अगर मान लो कि दोनों में रेजोनेंस फिनोमिना अकर हो रहा होगा, तब कैसे उनकी स्टेबिलिटी चेक की जाएगी। तो आप पॉइंट लिख लो या सेपरेट ही लिख सकते हो, इसको चाहो तो आप सेपरेट लिख लो इसके अंदर में ही। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ, यहीं से चीजें निकल के आएगी, रेजोनेंस एनर्जी, द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, दो अगर रेजोनेंस हाइब्रिड दिया है, रियल स्ट्रक्चर दिया है, तब इन दैट केस आप कैसे कंपेयर करोगे उसकी स्टेबिलिटी को, समझना इस बात को। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो पूछता है, ये भी फ्रीक्वेंटली पूछ दिया जाता है। क्या देखना आप, द स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए, मान लो कि दो एनायन हो गया और एक में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, ठीक है। द मॉलिक्यूल will be more stabilized, ठीक है, will be more stable in which resonance is taking place, ठीक है। उस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगा, उस मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें कि रेजोनेंस फिनोमिना आकर हो रहा है, उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगा, बिकॉज रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन बोल दो, दैट इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। ऐसा हो कि जो है दोनों में कंपेयर किया जा सके, ऐसा नहीं कि एक न्यूट्रल ले लिया, एक चार्ज ले लिया और उसमें कंपेयर करो, नहीं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लो जिसमें कंपेरिजन रखा जा सके। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, CH3 CH2O- और एक मान लो ऐसा केस आपने लिया, ठीक है, सच दैट कि इसका कंपैरिजन तो किया जा सके, इसमें भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, इसमें भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। अब आप करोगे क्या, इसको OH ले लिया, आप फिर कंपेयर करोगे इन दोनों में क्या स्टेबल ज्यादा होगा, तब मुश्किल होगा। आपको सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। जैसे आपने बोला कि इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, इसमें भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। अब आप कंसीडर करो कि इन दोनों में क्या स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो क्या मैंने बोला, द मॉलिक्यूल विच इज will be more stable which is resonance is taking place, जिसमें resonance is taking place उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या इसमें रेजोनेंस है, नो रेजोनेंस, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहां पे ये निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, ठीक है, और इसमें इक्विवेलेंट आरएस बन के आएगा, लाइक ऊपर जो केस हम लोगों ने लिया है। तो अगर बोलता है कि ये जो एनायन है और ये जो एनायन है, इसमें स्टेबल कौन सा होगा, अब इसलिए ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये आपका लेस स्टेबल हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आती, ये आपका लेस स्टेबल हो जाएगा। उसके अलावा क्या बोला जाता है, देखना आप सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की नहीं। आप देखो, अगर दो में रेजोनेंस अकर हो रहा है, इसमें तो क्या था कि इसमें रेजोनेंस था, इसमें रेजोनेंस नहीं था, इस वजह से आपका ये मोर स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। अच्छा, जब दो में रेजोनेंस होगा तब क्या किया जाएगा, तो ये बोला जाता है द स्ट्रक्चर विच हैव, या ऐसे लिख सकते हो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, द मॉलिक्यूल which have more number of RS, will be more stable, ठीक है। जिसमें अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि दो नंबर ऑफ, एक के केस में नंबर ऑफ RS ज्यादा, एक के केस में कम है। जैसे आप ये कंसीडर कर लेना, ये मैं इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड है, ठीक है। आपने बनाया होगा, कितने RS बन के आएंगे इस केस में, 5 RS पॉसिबल होंगे। अच्छा, इसी में एक मैं ऐसा केस ले लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2O-, ठीक है, ये ले लो, इसको आप डीलोकलाइज कराओगे, इधर जाएगा, बन जाएगा 2 RS, 5 RS और 2 RS। क्या बोला गया, द मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, ये मोर स्टेबल होगा और ये वाला आपका लेस स्टेबल होगा, सही है। अब एक लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में थोड़ा सा ये फाइट होगा, सेकेंड वाला और थर्ड वाले केस में फाइट होगा। क्या है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे ये दोनों पॉइंट, वहां पे आपको सतर्क रहना है। क्या बोला गया, द मॉलिक्यूल्स विच हैव इक्विवेलेंट RS, इक्विवेलेंट जिसमें RS हो जाए, इक्विवेलेंट RS विल बी मोर स्टेबल। कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इक्विवेलेंट RS बन के आ रहे हैं, जैसे ये केस ले लो और ये केस ले लो, विल बी मोर स्टेबल। तो इन दैट केस नंबर ऑफ RS मैटर उतना ज्यादा नहीं करता है, करेगा उतना ज्यादा, लेकिन अगर इक्विवेलेंट RS ही बन के आ जाएगा तो इन दैट केस इक्विवेलेंट RS को कंसीडर करोगे। मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि आपके पास फिनॉक्साइड आयन दिया हुआ है,
फिनॉक्साइड के केस में आप क्या देखोगे, फिनॉक्साइड के स्ट्रक्चर में आप बनाओगे 5RS, ठीक है, और यहां पे आप बनाओगे 2RS, ठीक है। उसके बावजूद भी ये जो एसीटेट एनायन इसको बोलते हैं हम लोग, एसीटेट एनायन, ये फिनॉक्साइड आयन से मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। अब बोलोगे सर क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें तो आप देख रहे हो 2RS और इसमें आप बना रहे हो 5RS, उसके बावजूद भी ये फिनॉक्साइड आयन ये लेस स्टेबल क्यों है, ऐसा क्यों हुआ कि ये लेस स्टेबल हो गई? सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे जाता है। देखो जब ये मैं कंसीडर कर रहा हूं इक्विवेलेंट RS, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी सुने होगे टर्म्स, ठीक है, बन के आएगा, ऐसा नहीं है कि 5RS बन के आएगा, बट 5RS में से भी जिस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रह रहा है वो ज्यादा स्टेबलाइज, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सबका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब मान लो 5RS बन जाए और बात हुई कि उसमें से जो है कुछ उसका जो है कंट्रीब्यूशन ही ना हो रियल स्ट्रक्चर में, तो उसका मीनिंग क्या रह जाता है। भले इसके पास 5RS हुए, लेकिन 5RS में कुछ ही RS ऐसे हैं जिसका इंपॉर्टेंट है। अगर बनाओगे जिसमें 2RS ऐसे होंगे जहां पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रहेगा, उन्हीं का इंपॉर्टेंस है। इस केस में भी वही सेम लॉजिक आप दे सकते हो कि इसमें भले 5RS पॉसिबल है, इसमें 2RS पॉसिबल है, लेकिन चूंकि इसका जो इक्विवेलेंट RS बन के आ रहा है ना, इतना ज्यादा हाईली स्टेबलाइज कर रहा है, ये इसमें केस में आप देख सकते हो कि -1/2 ये शेयर कर रहा है, -1/2 ये शेयर कर रहा है, तो दुख तो ऑलमोस्ट 50-50% बढ़ गया ना। जो प्रॉब्लम था वो 50-50% इन दोनों में शेयर कर लिया गया। ऐसा इस केस में नहीं होगा। हम लोग क्या देखते हैं कि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा उतना ज्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इस केस में वही आप देखोगे कि मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव इक्विवेलेंट RS विल बी मोर स्टेबल देन, तो वही क्वेश्चन आ जाता है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्वांटिटी ठीक है अपने जगह पे है, जब तक कि इसको इक्विवेलेंट RS नहीं कंसीडर किया, हम लोगों ने उसी बेसिस पे लिया। इसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, 5RS था, इसमें 2RS था। इक्विवेलेंट RS विल बी मोर स्टेबल, तो इस केस में आपकी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये लेस स्टेबल होगा और ये आपका मोर स्टेबल होगा, ये आप कंसीडर करोगे। तो 3 फैक्टर आपको देखना होगा। अगर मान लो कि जो है सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, सिमिलर टाइप्स के एनायंस है, कैटायंस है, तो इन दैट केस आपको देखना क्या है कि जहां पे रेजोनेंस टेक्स प्लेस होगा उस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। Then second point, the molecules which have more number of resonating structure will be more stable. Third point, the molecules which have equivalent RS will be more stable. जैसे कि मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज एसीटेट एनायन, और इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड और एसीटेट एनायन में एसीटेट एनायन की स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा है। तो ये तो रही स्टेबिलिटी की बात, बट इसको मैग्नीट्यूड वाइज भी देखा जा सकता है कि कोई भी रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो स्ट्रक्चर है वो कितना स्टेबलाइज किया जा रहा है थ्रू रेजोनेंस फिनोमेना। और ये आगे हम लोग उसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के थ्रू कवर करेंगे। इस पॉइंट को आप एक बार नोट डाउन कर लो, ताकि कभी कभी रेजोनेंस हाइब्रिड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड आउट व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रेजोनेंस हाइब्रिड, किसमें ये निगेटिव चार्ज किस दोनों में स्टेबल होगा, इसमें या इसमें, तो इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी जाएगी कंपेयर टू दिस। इस केस में कंपेयर करो तो इसकी स्टेबिलिटी जाएगी। तो ऐसा केस आपको पूछा जा सकता है, आपको जो है रेजोनेंस हाइब्रिड को लेके। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्वांटिफाई करेंगे कि अगर किसी के अंदर रेजोनेंस फिनोमिना अकर हो रहा है तो कितने एक्सटेंट तक हो रहा है, और उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे रेजोनेंस एनर्जी का, क्योंकि हम लोग देखते हैं। तो एक बार आप इस चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आपके सामने आता है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। होता क्या है रेजोनेंस एनर्जी? ये बताता है, मतलब एक तरीके से बोल दो क्वांटिटेटिव मैनर में ये बताता है कि किसके अंदर कितना एक्सटेंट तक रेजोनेंस फिनोमिना अकर हो रहा है। ठीक है, तो वो अगर मेजर करना चाहो आप रेजोनेंस एनर्जी है कितना, वो मेजर किया जा सकता है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स का केस कंसीडर करोगे तो इससे मेजर किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसका मेजरमेंट होगा। पहले तो समझ लेते हैं रेजोनेंस एनर्जी है क्या। तो एक सिंपल सा इसका डिफिनीशन जाता है, समझना आप इस बात को। रेजोनेंस एनर्जी किसको कंसीडर किया गया है, अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझा जाए तो ये बोला जाता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रियल स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड, उसी को तो हम लोग रियल स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर है यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। इसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। किसका डिफरेंस है? ये डिफरेंस है जो आपका रियल स्ट्रक्चर बना रहे हो और जो आपके पास जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों के डिफरेंस का जो डिफरेंस आएगा, जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जैसे एक सिंपल सा कंसीडर करना आपके पास, तो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर क्या है?
बेंजीन के दो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किए, जो कि हम लोग कैलकुलेट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किए इसको, ठीक है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मैं इधर एनर्जी का कर्व ड्रॉ करूं, एनर्जी लाइन कि हाँ इसमें कितनी एनर्जी है, ऐसे कुछ ड्रॉ करूं, तो इसके ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसलिए मैं इसको इक्वली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब जो रियल स्ट्रक्चर है ना, उससे इसकी एनर्जी कम होगी। अगर मान लो ये कुछ पॉइंट है इसके जो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रियल मॉलिक्यूल होगा, जो रियल स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो एनर्जी होगी इन दोनों से कम होगी, ठीक है। यहां पे कहीं लाइज करेगा। तो जो ये एनर्जी डिफरेंस है ना किसके बीच में, क्योंकि इसके केस में तो वही एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, दोनों सेम ही है। तो अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मोस्ट स्टेबल आरएस, और ये आपका कौन सा कंसीडर किया जा रहा है, मोस्ट स्टेबल आरएस मींस अब ये कंसीडर किया गया, और ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। ये बताता है कि बिकॉज होता क्या है कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, अगर मैं ये स्ट्रक्चर को कंसीडर करूं, ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो हम लोग पहले भी मेंशन किए थे कि डीलोकलाइजेशन इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना एंड मॉलिक्यूल रिलीज, ये भी एक डिफिनीशन जा सकता है, रिलीज एनर्जी। ड्यू टू दिस स्टेबलाइजेशन मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज करके स्टेबलाइज होगा ना, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आपने पढ़ा होगा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ये मॉलिक्यूल अपना क्या किया, इसने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अगर मैं कंसीडर करूं, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा है। यानी कि डीलोकलाइजेशन हम लोग पहले ही बोले थे कि स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है, और इस केस में मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो कम कर देगा, यानी ये मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। तो अगर आप चाहो तो रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही एक सिंपल मैनर में अगर चाहो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। करना क्या रहेगा, देखो आप सिंपल सा एक प्रिंसिपल काम करता है, आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का यूज कर सकते हो, बिकॉज हम लोग इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजोनेंस इंथैल्पी बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी वी कैन कैलकुलेट। आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पार्ट को देखा होगा। तो मान लो अगर मैं साइक्लोहेक्सिन लेता हूं, कैसे इसको देख रहा हूं, यूजिंग द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन आप ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो पॉइंट अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी यूजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराऊं तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, उसको बोला जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखा था। तो अगर मैं हाइड्रोजन सप्लाई करूं इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिएजेंट या कैटलिस्ट, मान लो निकल मैंने लिया, ठीक है। अब इन दैट केस क्या होगा कि देख सकते हो यहां पे जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब चूंकि यहां पे हाइड्रोजन के जुड़ने से एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करा है, तो वो मॉलिक्यूल को थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगा, ये जो है ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब हम लोग देखते क्या है इसमें, अराउंड जो एनर्जी रिलीज की जाती है ये होता है -28.6 किलो कैलोरी, ठीक है, -28.6 किलो कैलोरी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि अगर मान लो ये मैं 3 मॉलिक्यूल लिया रहता, ठीक है, 3 हेक्सेन लिया रहता, और इन दैट केस अगर हाइड्रोजनेशन कराता तो फिर एनर्जी क्या रिलीज होता। अगर 3 का केस में लूं, 3 साइक्लोहेक्सेन, ये बोल सकते हो आप साइक्लोहेक्सेन, और इसको मैं अगर करा रहा हूं हाइड्रोजनेशन, तब इन दैट केस क्या होता है, डेल एच क्या होगा, डेल एच -28.6 इंटू 3 कितना दे देगा, ये आपको दे देगा 85.8, ठीक है, 85.8 सही है, 85.8 किलो कैलोरी आ गया। इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी कब, जब 3 पाई बॉन्ड जो है हाइड्रोजनेट होंगे। एक पाई बॉन्ड पे 28.6 है, 3 में मतलब 85.8 एनर्जी रिलीज होना चाहिए। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर क्या है कि जब बेंजीन का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है ना, आपको पता भी होगा कि कितना बदमाश था बेंजीन। ये बेंजीन को अगर हाइड्रोजनेशन कराया जाए, ठीक है, देखना आप ध्यान से, मैं क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, ठीक है, ऐसा कोई रेजोनेंस वगैरह फिनोमेना मुझे नहीं पता है। अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराऊंगा तो अगर ये -28.6 किलो कैलोरी रिलीज कर रहा है, तो इसका 3 टाइम्स मुझे इसमें एनर्जी रिलीज होना चाहिए, यानी इसका जो थ्योरेटिकल वैल्यू होना चाहिए -85.8 होना चाहिए। ये मैं मान के चल रहा हूं, बट होता नहीं है ऐसा। क्या होता है इस केस में, जो एनर्जी है वो कम रिलीज करता है, -49.8 किलो कैलोरी। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये मॉलिक्यूल हम लोग पहले ही बोल रहे हैं कि स्टेबलाइज कर चुके हैं,
और जब ये स्टेबल होगा तो इन दैट केस एनर्जी उतनी नहीं रिलीज करेगा जितना वो लेस स्टेबल होता है। अगर ये स्ट्रक्चर कंसीडर किया गया रहता ना, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, तब इन दैट केस हो सकता था कि एनर्जी आपको 85.8 किलो कैलोरी मिलती। लेकिन आप केस क्या है कि हम लोग इस रियल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो रियल स्ट्रक्चर के केस में आपको इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होगी, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही। और ये डिफरेंस क्या दिखा रहा है? ये डिफरेंस हम लोग को रेजोनेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली आप चाहो तो ये रेजोनेंस एनर्जी लिख सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या लिख सकते हो आप? इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल हो गया, ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल हो गया। ये हमारा थ्योरेटिकल था, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल। इसी को भी रखो, बस ये ध्यान में रखना कि रेजोनेंस एनर्जी हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं ये एनर्जी रिलीज की जाती है मॉलिक्यूल से। तो कितना हो जाएगा देख लो आप, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटली माइनस 49.8 है और हीट ऑफ थ्योरेटिकल 85.8 है। दोनों का डिफरेंस कितना दे देगा? 36 किलो कैलोरी। 36 किलो कैलोरी है क्या ये? 36 किलो कैलोरी। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। देख सकते हो ये ऐसा नहीं है कि बहुत कम वैल्यू, अच्छा खासा वैल्यू है जो इस बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज कर रहा है। किसके थ्रू? थ्रू द रेजोनेंस फिनोमेना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, या द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज 36 किलो कैलोरी, 36 किलो कैलोरी मोर स्टेबल देन, आपने कैसे किया? अब मैंने बोला कि 3 पाई बॉन्ड इसमें होगा, बेंजीन में होगा 3 पाई बॉन्ड, लेकिन वो किस मैनर में है मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि रेजोनेंस होगा कि नहीं। तो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ये था कि मैं क्या करूं कि मैं इसका हाइड्रोजनेशन जब साइक्लोहेक्सेन का करा रहा हूं तो -28.6 निकल के आ रहा है। तब मैं अगर बेंजीन को कराता तो 3 पाई बॉन्ड है, तो यानी कि 3 टाइम्स मुझे एनर्जी दिखनी चाहिए, यानी कि -85.8 दिखना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या दिख रहा है? 49.8। यानी कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जो हम लोग मॉलिक्यूल को ये मान के चल रहे हैं ना, बट मॉलिक्यूल तो एक्चुअल में इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको हाइड्रोजनेशन आप कराओगे तो एनर्जी तो उतनी नहीं ना रिलीज करेगी जितना आप एक्सपेक्ट किए हो, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मॉलिक्यूल शायद इस फॉर्म में होगा, बट मॉलिक्यूल खुद अपने आप को स्टेबलाइज कर चुका है अपनी एनर्जी लूज करके थ्रू द रेजोनेंस एनर्जी। तो ये इसलिए मैं बोला द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज 36 किलो कैलोरी मोर स्टेबल देन। आपको वैल्यू डेटा याद नहीं रखने की जरूरत है, हो सकता है कि आपको इस पे न्यूमेरिकल पूछ दे तो आप कैलकुलेट करना सीख लाओ कि हाँ कैसे रेजोनेंस एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज 36 किलो कैलोरी मोर स्टेबल देन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 36 किलो कैलोरी ये ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ये जो गैप है 36 किलो कैलोरी का। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये केस है रेजोनेंस एनर्जी का। हम लोग का जो डिस्कशन अभी गया पूरा का पूरा रेजोनेंस को लेकर गया। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को सीखा हम लोगों ने, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी कैसे चेक किया जाएगा, और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ये हम लोग इसमें रेजोनेंस अभी कवर कर चुके हैं। आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट को, देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या एक्चुअल में, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस है भी या नहीं है डिफरेंस, उस चीज को कंसीडर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस करते रहो आप। थैंक यू।